गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। कल हमने स्टडी किया था वैल्यू चेन और पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। बेसिकली ईआरपी के अंदर जो वैल्यू चेन थी वो क्या थी? वैल्यू चेन का मतलब था जो कस्टमर में हमारी मार्केट वैल्यू है या कस्टमर जो हमें एक तरीके से क्रेडिट देता है वो हमारी क्या होती है? वैल्यू होती है। अब पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता था कि पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस का तो यही है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं जो कि एक कंपनी के अंदर परफॉर्म होती है, जिससे कि वो क्या करता है, उसको एक वैल्यू अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर पाए। मीन्स अपने आपका एक मार्केट वैल्यू जिसे हम कहते हैं या फिर एक इमेज जो है जिसे हम कहते हैं, तो वो इमेज जो है वो मेंटेन कर पाए कंपनी जो होती है किसी भी कस्टमर की के लिए। तो बेसिकली वही सब चीजें हमारी क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। तो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे कंबाइंड करके हमारे पास जो बनाती है वैल्यू बनाती है किसी भी कस्टमर के लिए, तो वो होता है हमारा पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस। जनरली देखिए वैल्यू क्रिएशन जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने जो अपनी इमेज बना ली, यानी कि जो कस्टमर ने आपको वैल्यू दे दी, वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो कस्टमर क्या करता है? माउथ पब्लिसिटी की हेल्प से, यानी क्या करेगा, जब उसने खुद वो प्रोडक्ट यूज किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो दूसरों को भी बोलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है, ऑन टाइम डिलीवरी हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि जो आपकी एक तरीके से इमेज है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। प्लस आज का जो टाइम है कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग का है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग का मतलब है आधी मार्केटिंग तो आपकी वैसे ही हो गई। क्यों? क्योंकि जब जितने वहाँ पर यूजर्स हैं वो अगर आपसे सेटिस्फाई है तो ऑब्वियसली बात है वो जो फाइनली आपका होगा वो आपका ही प्रोडक्ट क्या करेंगे? परचेज करेंगे। और आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो इन दैट केस कि हमारे पास जो हमारे कंपनी की सेल है वो बढ़ेगी, सेल है तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे क्या इंक्रीज होता है? प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जनरली क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस की, वो फोकस होता है सिस्टम का और जो भी एक्टिविटीज होती है हमारे पास उसकी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जितनी भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं लिंक्स को, ठीक है, कि कौन से लिंकिंग का मतलब है कौन सी पार्ट किसके साथ इंटीग्रेटेड है, कौन सा किसके साथ लिंक है, जिससे कि आपको ये पता है कि आपके पास अगर यहाँ पर आपने मेहनत कर ली, यहाँ पर आपने ज्यादा फोकस कर लिया तो आपको आगे इसका इम्पैक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, वो जो जितने भी हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं, जितनी भी ईच एक्टिविटीज होती है जो भी आपके पास प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी में तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट एक्टिविटीज आती है, एक आपके पास इनडायरेक्ट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली हमारे पास इंटरेक्ट होंगे किसके? सिस्टम से। दूसरा हमारे पास होते हैं सब एक्टिविटीज जिसे हम सपोर्ट एक्टिविटीज कहते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं आइडेंटिफाई करना रिस्क। देखिए जनरली एक क्रूशियल टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, क्योंकि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करने के बाद अपने आप सोचना कि आपको क्या डिसीजन लेना है कि रिस्क को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर जो होता है। और यही होता है कि क्योंकि जो लिंक्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू जो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिसीजंस के बेस पर अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और उसको जब हम ऐड सम कर लेते हैं सभी एक्टिविटीज के साथ, तब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा कस्टमर जो सेटिस्फाई होगा वो किस चीज को लेकर के होगा, और हम मेनली फोकस करते हैं उसी चीज को। तो ये हम एक मानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है, तो आपके पास जब सारी चीजें आपको पता है कि आपके कंपटीशन को किस तरीके से बीट करना है, तो वो चीजें हमारे पास फोकस करती है। जैसे अगर आप बात करें, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या करते हैं, आप लास्ट 5 years 10 years के पेपर देखते हैं, ये देखते हैं किस पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा फोकस किया गया, तो आप उसमें मेहनत ज्यादा करते हैं। वही चीज हमारी यहाँ पर होती है बिजनेस में। तो हम लोग प्रीवियस अपनी जो भी हमारे पास है, प्रीवियस डेटा हमारे पास है, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम हर चीज को एक वेटेज देते हैं कि इस चीज का ये वेटेज है, इसका ये वेटेज है, और सारी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। वहां पर जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि हमें आगे किस तरीके से मूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस किसलिए माना जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर में ये कि अगर हमारी वैल्यूज गलत हुई या हमने किसी और, जब हमने एनालिसिस किया उस पार्ट को और एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुआ, आपने किसी को वेटेज कम देना था उससे ज्यादा दे दिया, तो इट मींस क्या होगा, वो रिस्क होता है आपका। तो वही सब चीजें इसमें हमारे सबसे ज्यादा होता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना है, वहां से हमारे पास कितना आउटकम आएगा, किस तरीके का जनरेशन होगा, वो सब चीजें हमारी इफेक्ट करती है किसमें, इस पर।
ऑटोमेटेड सॉल्यूशन टू ऑप्टिमाइज एंड क्रिएट वैल्यू, यानी कि हम किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करें कि जो हमारी वैल्यूज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रिएट हो। वैल्यूज का मतलब है जो हमारी इमेज है वो एक कस्टमर में बहुत अच्छे से अच्छी बने और हम क्या करें अपने बिजनेस को आगे की तरफ मूव करते हुए चले जाए हमारा। क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी वैल्यू चेन एनालिसिस को या एक्टिविटीज को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज का इम्पैक्ट हमारे पास ज्यादा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं दोनों ही क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्लस हम ये देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसको जो क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है, कस्टमर को किस तरीके से उसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है वैल्यू चेन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है जितना भी हमारे पास है उसका प्रोडक्शन, उसका डिलीवरी, मार्केटिंग है, आपकी सेल्स है, सपोर्ट एक्टिविटीज है, उन सबको हम प्रॉपरली मैनेज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है यानी कि जिन एक्टिविटीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कस्टमर से, ये सबसे ज्यादा फीडबैक हमारा कस्टमर देगा, सबसे ज्यादा हमारा कस्टमर उस तरफ मूव करेगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास टू सर्विसेज। देखिए जो सर्विस कॉस्ट होती है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जनरली डिपेंड करती है इसमें फाइनेंस में। सर्विस फीडबैक टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्वेस्टिगेशंस होती है जो कि आपके रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है, जो कि क्या प्रोडक्ट कहाँ पर आपका पुअर इम्पैक्ट है यानी कि कहाँ पर वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या मान लीजिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। दूसरा जो पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है डेवलप करता है। जनरली क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि आप एक जो भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं या जो भी पर्सन है जो उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहे हैं कुछ में, तो आप उन्हें क्या करोगे इस तरीके से मोटिवेट करना प्लस उनको अच्छे से ट्रेन करना जिससे कि वो उसको परफेक्टली पैक करता है। परफेक्टली पैक का मतलब है कि आपके पास जो भी कोई कंडीशंस है जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वहां पर जो कस्टमर है वो इस तरीके से नहीं मूव ऑन हो रहा है तो आप क्या करेंगे अपना न्यू पैकिंग सिस्टम एक इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 3 या 4 चीजें रखी हैं, ठीक है, आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप सबसे पहले किस चीज पर देते हो कि आपकी पैकिंग किस तरीके से, आपका लुक वाइज बहुत अच्छा सा होना चाहिए, अंदर क्या होता है वो आप चेक नहीं करते हैं। तो वही सेम चीज इसमें है कि क्या चीज क्या हमारे पास एक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्यों वो एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही, तो उस चीज को वॉच आउट करना, वॉच करने के बाद जो भी पर्सन वहां से लिंक है उनको ट्रेन करना, ट्रेन करने के बाद अगर हमें जरूरत है तो हम क्या करते हैं अपना नया सिस्टम जो उसको मैनेज करते हैं। पैकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारे पास है कि हम किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए अगर हमें जो भी चेंजेस करने हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में प्लस उसे कोई प्रॉफिटेबल पॉलिसी में प्रोवाइड करने हैं तो जिससे कि आपका सारा काम इजीली हो जाए यानी कि आपके मैक्सिमम कस्टमर तक आपकी रीच हो जाए। जनरली एक होता है हमारे पास, अब आता है हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। जो भी हमारे पास ERP होता है उसमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ऐसे हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास वैल्यू एनालिसिस के, हमें वैल्यू किस तरीके से एनालिसिस करनी है, क्या हमारे पास मेजर एक्टिविटीज हैं जो हमारे पास डायरेक्टली लिंक्ड है, कुछ हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है। अब नेक्स्ट आता है SO यानी कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर फॉर ERP। अब ERP के लिए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आपका क्या होता है, देखिए बेसिकली ये हमारे पास एक स्टाइल होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का जो सर्विस प्रोवाइड होती है दूसरे कंपोनेंट्स की, ठीक है, बाय एप्लीकेशन कंपोनेंट्स थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर नेटवर्क। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी फंक्शनलिटी है जो आपका ERP है, ERP के अंदर जो सारी फंक्शनलिटीज है कि आपके डिपार्टमेंट जो आपस में इंटीग्रेटेड है वो किस तरीके से इंटीग्रेट होंगे, जो डेटा आपको लेना है, जो भी सेंट्रलाइज डेटा आपके पास अगर है उसको सेंट्रलाइज डेटा बनाने के लिए प्लस कौन कौन से डिपार्टमेंट को उसे एक्सेसिबल कराना है, क्या प्रॉपर फंक्शनिंग होगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक इन्वेंटरी स्टॉक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में अगर सारा इन्वेंटरी उन्होंने मंगवा लिया अपने पास तो उनके जो बिल जनरेट हो रहे हैं उसके बाद जो बिल जनरेट हो रहे हैं वो ये आपके फाइनेंस मॉड्यूल के साथ आपके पास साथ इंटरेक्ट होने चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना आपने सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसे आइटम गए हैं उतना ही आपके पास क्या होना चाहिए सबके लिए
उन बिलिंग्स को फिर हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई है, कितने लोगों ने हमारा पे क्लियर किया है या नहीं किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंडिकेट करते हो कौन से डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो बेसिकली यही सब चीजें जो हमारी प्रॉपर फंक्शनैलिटी है कि अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ भी अपडेट होता है और दूसरा डिपार्टमेंट उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है तो उसके पास भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये हमारा आर्किटेक्चर होता है जो डिफाइन करता है पूरा का पूरा हमारा ईआरपी। और जनरली ये होता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है वेंडर्स प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से, यानी कि आपके वेंडर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन कौन से वेंडर्स हैं आपके पास, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें कि कोई भी सर्विस जो भी हमारे पास है, तो जो डेफिनेशन ऑफ एसओए की है उसमें आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट, इट लॉजिकली रिप्रेजेंट अ बिजनेस एक्टिविटी विद अ स्पेसिफाइड, यानी कि जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है और उनका जो स्पेसिफिक आउटकम है उससे वो इंटररिलेटेड होना चाहिए, जो कि आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ कंटेंट, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पर हो। ऐसा ना हो कि हम इसको जो भी हमारा आर्किटेक्चर है वो किसी दूसरे आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और हमें उसे भी उसके साथ साथ क्या करना है, एड ऑन करना है। तो वो नहीं होना चाहिए, अपने आप में सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, यानी कि अपने आप में ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज ब्लैक बॉक्स फॉर इट्स कंज्यूमर, मीनिंग द कंज्यूमर डू नॉट एंटर, यानी कि जो इनर वर्किंग की सर्विसेज है, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें इनर वर्किंग की कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या मतलब है, कंपनी है, कंपनी ने हमें प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट के बाद हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। लेकिन यानी कि इसीलिए वर्ड यूज करते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है जो भी कंज्यूमर ले रहा है उसको हमारे इंटरनल वर्किंग से कोई भी एक तरीके से का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली अगर हम शॉप पर जाते हैं तो हमें ये नहीं पता उसका इंटरनल वर्किंग किस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अगर आपने किसी भी साइट पर किसी भी साइट से अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको ये नहीं पता है कि आपका ऑर्डर कितने फेसेस के बाद आपको मिलेगा। आपको सिर्फ इससे मतलब है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको डिलीवर्ड हो गया, आपने उसे पेमेंट कर दी, ठीक है। लेकिन उनके इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो वही चीज है कि जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है वो सारी की सारी हिडन होती है हमारे किससे, कंज्यूमर से। और जितनी भी अंडरलाइन सर्विसेज है, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी सर्विसेज और भी हमारे पास है, कुछ से हम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे पास इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो वो सारी की सारी जो है सर्विसेज के अंदर होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि जितनी भी डिफरेंट सर्विसेज जो होती है, हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी जो लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है आपका, ठीक है। तो जो एसए होता है वो शेयर करता है आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स को हमने पहले डिफाइन कर लिया, यानी कि अपने फाइनेंस मॉड्यूल पहले बना लिया, एचआर मॉड्यूल को अलग बना लिया, सेल्स को अलग बना लिया, इन्वेंटरी को अलग बना, फिर बाद में इन सारे मॉड्यूल्स को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो दैट इज यानी कि आपके पास क्या होगा, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग होगी। हर मॉड्यूल्स को हमने अलग से प्रोग्राम किया, कोड किया और फिर उनको आपस में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा फाइनेंस पार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे पूरे सॉफ्टवेयर को चेक नहीं करना है, मुझे खाली अपना फाइनेंस मॉड्यूल की कोडिंग चेक करनी है कि वहां पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 लाइन्स की कोडिंग है तो मैं सारी कोडिंग चेक करूंगी, आपको सारी कोडिंग चेक नहीं करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें मॉड्यूल्स बनाते हैं। मॉड्यूल से मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 3 मॉड्यूल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं और एक 4th मॉड्यूल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ 4th मॉड्यूल की अगर मेरी 100 या 200 लाइन्स की कोडिंग है, मुझे सिर्फ उसे चेक करना है, बाकी 800 लाइन्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा सर्विस जो इंटीग्रेट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेन, वही चीज है आपके पास जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, प्लस जितने भी आपके पास नेटवर्क में या स्पेशली जब अगर हम बात करें आईपी नेटवर्क में, तो आईपी नेटवर्क पर भी आपका, क्योंकि जनरली हम नेट पर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो आपका एक जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी ईआरपी आपने लिया है, तो वो आपके आईपी को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि वो नेटवर्किंग वाले सारे फीचर्स को वो सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि वो ठीक है आपने कहा कि हमारे यहाँ ये नेटवर्क लगा हुआ खाली वो सही सपोर्ट करे, नहीं, जो भी आपके आईपी एड्रेस के थ्रू जो भी फीचर्स है वो सारे सारे आपके सपोर्ट होने चाहिए। यानी कि एपीआई हमेशा होता है, एसओवी जो रिलेटेड होता है एपीआई का जो आइडिया होता है उससे रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, एक इंटरफेस होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगी, जितना भी आपका डिफरेंट पार्ट्स है कंप्यूटर प्रोग्राम के, मीन्स आपके हर पार्ट को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एपीआई जो सर्विस होती है एंड एसओ आर्किटेक्चर अलाउ द सर्विस टू ऑपरेट।
और एपीआई जो होती है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में एक सर्विस होती है, और एसओए हमें जो है उस एपीआई आर्किटेक्चर को एसओए आर्किटेक्चर उस एपीआई को अलाउ करता है कि वो आपके सिस्टम पर ऑपरेट हो पाए, यानी कि आपके सिस्टम पर वो चल पाए, उसे ऑपरेट आप प्रॉपरली कर पाए। प्लस अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी वो सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाया या कुछ भी एआरपी बनवाया, अब पता चला उसमें आपने क्या किया, डेस्कटॉप पे ठीक है सपोर्ट कर दिया, जब आप लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर लेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो एपीआई बनने के बाद एसओए आर्किटेक्चर जो होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका एपीआई वो प्रॉपरली हर जगह ऑपरेट होना चाहिए, चाहे आप उसे ऑफलाइन मोड में यूज कर रहे हो चाहे आप उसे ऑनलाइन मोड में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारे पास वो आता है, अब आती कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होती है हमारे पास। देखिए जब भी ईआरपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है हमारे ईआरपी के। ठीक है, हमने ईआरपी भी बना लिया, हमने मॉडल्स भी बना लिए, लेकिन अब इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में है उसमें आपका ईआरपी आपको कैसे हेल्प करता है हमारा। देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, क्या जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ईआरपी सिस्टम वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देगा या नहीं देगा। मीन्स जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपका उसमें वो आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जो बेनिफिट्स होते हैं जनरली जितने भी आप जो भी आपके डेली रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि आपका जो अपर एरिया है जो कॉम्पिटिटर्स है उससे भी आपका गेन एक्सेस हो पाए, यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी वो क्या करे, हेल्प करे। तो जो बेसिकली है अगर हम बात करें जो ईआरपी हमारा आज का या फ्यूचर का जो ईआरपी है उसे मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास जो एफिशिएंट ईआरपी है वो इसका सॉल्यूशन है कि हाँ हम ईआरपी को जो है एक कॉम्पिटिटिव टूल यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, या अगर हम बात करें आज के टाइम में भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम उसे एज ए कॉम्पिटिटिव टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ईआरपी हमारे पास कॉम्पिटिटिव टूल कंसिडर होता है। फर्स्ट वन होता है आपके पास जो ईआरपी सिस्टम है टेलर टू द बिजनेस टू हेल्प यू सक्सीड, यानी कि आपके पास जितना भी ईआरपी सिस्टम है वो इस तरीके से आपके बिजनेस के साथ माइंड अप होना चाहिए कि वो आपको जो है सक्सेस में हेल्प करता है। देखिए जनरली क्या होता है जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं उनको काफी सारे पोटेंशियल्स ऐसे होते हैं जो आपके पास टेलर जो भी आपके पास है वो उन्हें अनलॉक कर देता है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपकी कंपनी के अंदर 10 लोग वर्किंग है, ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 लोग आपस में वर्क कर रहे हैं और अगर मैंने उसने मैनुअली सिस्टम बनाया हुआ है तो मैनुअल सिस्टम में उनको पता चला कि उनको फाइल मैनेज करने में पूरा दिन निकल जाता है तो वो कुछ और नहीं सोच पाते। अब हमारे पास ईआरपी अगर आ गया तो उनका टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाता है। टाइम बच सकता है तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं आप उनके साथ गैदर होकर अपनी मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, उनके जितने भी आइडियाज हैं इनोवेटिव आइडियाज उनसे कह सकते हैं जिससे कि वो क्या करेंगे आपके बिजनेस में हेल्प कर पाए। तो बेसिकली क्या है जितना भी पोटेंशियल किसी के अंदर है उसको अनलॉक कर देता है हमारा ईआरपी। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास टाइम होगा या एक फ्री माइंड होगा तो वो उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच पाएगा कि क्या चीज हो सकती है कि हमारा जो मार्केटिंग है या हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा हमारी अप या एक सेकेंड लेवल तक हमारी पहुंच जाए। वही सब चीजें हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो फंक्शनैलिटीज है यानी कि आपके पास ऐसा ईआरपी हमारा फोकस होता है कि जो कि वन सॉल्यूशन वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि सारी चीजों को वो अपने अंदर सेट कर ले। ऐसा ना हो कि हमारे एक डिपार्टमेंट में तो बहुत सक्सेसफुली वर्क कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि जो भी ईआरपी हम परचेज करते हैं वो हमारे हम ये मान के चलते हैं कि वो जितना भी पोटेंशियल है मीन्स उसको सारे के सारे को वो एक साथ में फिट होना चाहिए। हमें इंडिविजुअली मॉड्यूल्स जो होते हैं उसके लिए इंडिविजुअल ईआरपी नहीं मेंटेन करना। नेक्स्ट होता है इंक्रीज एक्यूरेसी फॉलोज ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। देखिए एक्यूरेसी जो हो जाती है क्योंकि अब क्या होता है क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेशंस जो आपको मैनुअली नहीं करनी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी तो
उसमें क्या होगा, जब आप डेटा उसके अंदर फिट करेंगे तो सारी चीजें अपने आप जब एक्यूरेटली आएंगी तो उससे आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है कि ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे पास एक्यूरेट है। अब आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई अमेंडमेंट उसमें नहीं करना है आपको। दूसरा इससे क्या होता है कि बार बार क्या होता है, कभी क्या होता था पहले जैसे आपने देखा होगा, मैनुअली मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों लोगों की जो लास्ट फिगर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा होता था क्योंकि लास्ट फिगर मैच नहीं कर रही है, या इन्वेंट्री में पहले स्टॉक इतना था अब वो नहीं ला गया, पता नहीं चल रहा कि वो 10 आइटम्स हमारे पास कहाँ है। तो क्योंकि अब सारी चीजें आपकी क्या है ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, तो आप क्या करते हो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है और आपको जो एक टाइम जो हमारा वेस्ट होता था पहले फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है या कहीं भी हमारी आ रहा है उसे फाइंड आउट करने में जो भी टाइम लगता था वो सब टाइम हमारा बच जाता है, यानी कि टाइम से हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें जो आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन ऑफर्स इनसाइट फॉर बेटर डिसीजन, और क्योंकि अब क्या सारी चीजें सेंट्रलाइज जब हमारे पास हो जाती है, डेटा हमारा सेंट्रलाइज हो गया सारे के सारे, तो हर किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हर किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डिपार्टमेंट वाइज भी हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो वो उसके अकॉर्डिंग बेटर डिसीजन ले पाते हैं। यानी कि अगर सप्लाई वाले के पास पूरा पता है उसे इन्वेंट्री में कितना है, प्रोडक्शन में कितना चला गया है, तो कब तक कितनी इन्वेंट्री बनकर के आएगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने सेल्स को प्रमोट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्स की स्ट्रेटेजीज को प्लान करेगा। नेक्स्ट है ERP सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू लीड। मेनली क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो आपके पास ERP सॉफ्टवेयर है लीन प्रोडक्शन का, यानी कि जो अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी है रियल टाइम के लिए, वो सारी चीजों को एनहांस कर देता है। भाई क्या आपको रियल टाइम का मतलब है, मान लीजिए आपने अभी कोई चीज अपडेट की, पहले क्या था मैनुअली जो हमारे पास सिस्टम था, अगर मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट ने कुछ अपडेट किया कि उनके पास मान लीजिए उनके डिपार्टमेंट में 100 आइटम्स है, 100 के 100 सेल हो गए, उन्होंने इन्वेंट्री से और मंगवा ली, ठीक। अब इन्वेंट्री और सेल को तो पता है कि ठीक है हमारे पास इतना इन्वेंट्री से स्टॉक आ गया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिलिंग अभी तक नहीं बनाई है, तो इससे क्या होता लॉस होता था, एक तरीके से टाइम हमारा वेस्ट होता था। अब क्या सारी चीजें हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, सबको एक ही रन क्लिक पर मिल जाएंगी, तो इट मीन्स क्या हर किसी को या जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज बैठे हैं उनको भी पता चल जाता है हमें कितना किसी से लेना है और कितना किसी को देना है, जिससे कि क्या कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ, कितना हमने कॉस्ट किया, तो उससे हमारा प्रॉफिट कितना अर्न हो पाएगा। तो वो सब चीजों के बेस पर फिर वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर मुझे यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम उसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने इस रेवेन्यू को हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं और से किस तरीके से गेन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास जो होती है वो बेनिफिशियल हो जाती है। जैसे क्या होता है फुलफिल द ओनली परचेसिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कब इन्वेंट्री में कितना परचेस करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें आपकी पता चल जाती है। नेक्स्ट होता है ERP सॉल्यूशन जो होते हैं एजाइल मैन्युफैक्चरिंग का होता है, यानी कि आपको अगर कंपनीज जो है वो मार्केटिंग चेंजेस जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करती है और कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग वो उसको कंट्रोल करेंगे, या तो कॉस्ट को या तो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव सॉल्यूशन टेकिंग ओवर, यानी कि क्या है जैसे आपके पास योर ERP जो है वो एज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन बन जाता है आपका, मीन्स आपके पास क्या है आपको हार्डवेयर, बैंडविड्थ, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, मेंटेनेंस उसकी कोई भी टेंशन आपकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके क्या करेंगे टाइम बैकअप ले लेते हैं। बैकअप लेने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी डेटा है वो हमारे पास सेव है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए पहले क्या होता था अब फाइल्स जल गई या लॉस हो गई तो इट मीन्स पूरा डेटा हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। अब क्या है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ERP है आपने अपने ERP का टाइम टू टाइम बैकअप लिया हुआ है, बैकअप लेने से आपका जो डेटा था वो आपका क्या आता है सेव रहेगा। हाँ इतना होता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम बैकअप लिया 4 डेज बिफोर, तो 4 डेज का जो डेटा है उसके होने के चांसेस कम भी ठीक है, वो 4 डेज का डेटा है, हो सकता है वो किसी डिलीट कर दे तो रिकवर करना हमारे लिए पॉसिबल ना, या सिस्टम करेक्ट हो जाए तो उसे रिकवर ना करना, लेकिन हमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता कि पूरी फाइल करेक्ट हो गई तो हमारा सारा डेटा वहां से चला गया। दूसरा इसकी वजह से क्या करते हैं कि जितना भी आपके पास ये सब चीजों से आप फ्री हो जाते हैं तो आप अपना मेन फोकस डालते हैं कॉम्पिटिटिव बिजनेस पे, ठीक है, कैसे आपको उसे लेना है, कैसे आपको सर्वर को कैसे आपको डेटाबेस को का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो आप अपना फोकस उस पर लगा दें। यानी कि जो एक प्रॉब्लम्स की पार्ट है वो जो हमारे पास से खत्म हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है या कोई भी कंपनी का ऑनर है उसके माइंड से सब चीजें निकल जाती है, तो वो क्या करता है मेनली फोकस निकालता है कि अब ठीक है मुझे अब अपनी मार्केटिंग पर ही
फोकस करना है, मुझे किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसकी जो टेंशन होती है कि सिक्योरिटी को लेकर के या कि मेरा कोई डेटा लॉस ना हो जाए, कहाँ से मैं रिकवर करूंगा, तो वो सब चीजें उसकी अपने आप में खत्म हो जाती है। तो वो अपना फ्री माइंड होकर के वो आपका बेसिकली जो है आगे के लिए अपने सारी जो भी एनर्जी है, जो भी अपनी मैन पावर है, वो उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस जो है हमारे पास वो क्या हो सकते हैं ईआरपी के। ठीक है, क्योंकि जब ईआरपी का मतलब है जब आप कोई चीज ऑटोमेट करते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती है, और जब बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो उससे हम अपने पास जितना भी आपके पास मैन पावर है उससे आप प्रोडक्टिविटी टास्क में लगा सकते हैं एज कम्पेयर टू यूजलेस टास्क। ठीक है, पहले हमारे पास कोई भी एरर आ गई तो उसे हमें घंटों लग गए निकालने के लिए। आपके एरर हमारी साथ में फाइंड आउट हो गई तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा अपना जो भी टाइम है उसे हमें आगे फ्यूचर में यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, जो भी हमारे पास ईआरपी है इसका फ्यूचर क्या है, आज के टाइम में या इन फ्यूचर जो होगा वो ईआरपी किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।